मुंबई पुलिस ने यकीनन कई पेचीदा मामले देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसी गुत्थी की बात कर रहे हैं जिसने 2017 में ना सबको उलझा दिया था। सोचिए, एक शानदार 5 स्टार होटल, एक कमरा जो अंदर से बंद है और उसके अंदर एक मौत, और जिसके सुराग आज भी पूरी तरह मिले नहीं है, धुंधले हैं। हाँ, हमारे पास ना इस केस से जुड़ा एक ब्यौरा है जिसका टाइटल है द कॉल गर्ल्स फाइनल कॉल। अच्छा। ये हमें उस रात क्या हुआ और फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आया उसकी एक तस्वीर देता है। पर ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक पहेली ज्यादा लगती है जिसके टुकड़े बिखरे हुए हैं। तो आज हम चल रहे हैं होटल स्काईलैंड ग्रैंड के कमरा नंबर 407 के अंदर पता लगाने कि कौन थी ये 26 साल की रूही शर्मा, और वो कौन था जो कमरे में आया तो सही पर कैमरों ने उसे कभी बाहर जाते देखा ही नहीं। आइए इस अजीब केस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मामला है ही ऐसा, अपने आप में काफी दिलचस्प, जैसे कोई क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री होती है ना। हाँ बिल्कुल वैसा ही। बंद कमरा, अंदर लाश और बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा, और ऊपर से सबूतों की इतनी कमी, अजीब है। तो हमारा काम आज यही है कि इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देखें, क्या ये बस एक उलझा हुआ केस है या किसी बहुत शातिर दिमाग का काम। देखते हैं जानकारी हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत साल 2017 जी। मुंबई का एक पॉश इलाका, होटल स्काईलाइन ग्रैंड। जी। रात का वक्त है, घड़ी में बज रहे हैं लगभग 11:45 45 PM। कमरा नंबर 407 से अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है, इतनी तेज कि कॉरिडोर तक आवाज जाती है। होटल स्टाफ जाहिर है फौरन हरकत में आता है, दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं, पर कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है तो सिक्योरिटी को बुलाया जाता है, और फिर आखिर में फैसला होता है कि दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, मंजर भयानक था। कमरे की फर्श पर एक जवान लड़की की लाश पड़ी है। बाद में पहचान होती है ये 26 साल की रूही शर्मा है, और शुरुआती जानकारी यही मिलती है कि वो एक इंडिपेंडेंट कॉल गर्ल थी। पुलिस को इत्तला दी जाती है, टीम पहुंचती है और फिर जांच शुरू होती है। सबसे पहला और शायद उस वक्त का सबसे अहम सुराग वो मिलता है रूही के मोबाइल फोन से। फोन रिकॉर्ड्स? हाँ, फोन रिकॉर्ड्स। कॉल हिस्ट्री में एक नंबर मिलता है जिस पर आखिरी कॉल की गई थी, और वो नंबर फोन में सेव था मिस्टर आर नाम से। मिस्टर आर। ये पहली लीड थी पुलिस के लिए। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो एक बेहद अजीब चीज नजर आती है। क्या? रात के 10:40 पर एक आदमी कमरा नंबर 407 में जाता हुआ साफ दिख रहा है। ठीक है। लेकिन घंटों की फुटेज खंगाल ली जाती है, आगे की पीछे की। उस आदमी के कमरे से बाहर निकलने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं? मतलब वो बाहर निकला ही नहीं? ऐसा ही लगता है जैसे वो आदमी कमरे में गया और बस गायब हो गया हवा में। ये बहुत अजीब है। देखिए, एक 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी तो होती है, खासकर आने जाने के रास्तों पर। हाँ बिल्कुल। सीसीटीवी कवरेज भी पूरी होती है आमतौर पर। तो ऐसे में किसी का अंदर जाना और बाहर न निकलना, वो भी बिना दिखे, ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए पहली बड़ी पहेली बन गई होगी। क्या कोई ब्लाइंड स्पॉट था कैमरे में, या कोई दूसरा रास्ता, सर्विस लिफ्ट, खिड़की, या फिर वो बाहर निकला ही नहीं, कहीं होटल में ही। हाँ, ये सारे सवाल जरूर आए होंगे दिमाग में, और कमरे के अंदर जो मिला ना, उसने इस उलझन को और बढ़ा दिया। अच्छा, क्या मिला? पुलिस ने जब कमरा छाना तो 2 चीजें मिली। एक तो वाइन की बोतल जो आधी खाली थी और पास में ग्लास, और दूसरी चीज ज्यादा चौंकाने वाली थी, एक प्लास्टिक की पन्नी, मतलब पॉलीथीन बैग जैसा कुछ, जिस पर खून के धब्बे थे। खून के धब्बे? हाँ, और उस पन्नी पर सिर्फ एक नाम लिखा था, राज। तो अब 2 नाम हो गए, मिस्टर आर और राज। हाँ, अब पुलिस के सामने ये सवाल था, क्या ये एक ही आदमी है या 2 अलग लोग हैं? तो पुलिस फौरन राज नाम के पीछे पड़ गई। होटल के सारे रिकॉर्ड्स छाने गए, गेस्ट लिस्ट, बुकिंग्स, आईडी प्रूफ, सब कुछ, और नतीजा 0। उस दिन या पिछले कुछ दिनों में राज नाम का कोई भी गेस्ट उस होटल में था ही नहीं। कोई बुकिंग नहीं? कोई बुकिंग नहीं। ये नाम जैसे बस हवा में था, इसका कोई रिकॉर्डेड वजूद नहीं मिला। अजीब। उधर वो मिस्टर आर वाले नंबर की जांच भी चल रही थी। उसे ट्रेस करने की कोशिश हुई, और उसका क्या हुआ? पता चला कि वो सिम कार्ड वो एक फर्जी नाम और पते पर लिया गया था। अच्छा, मतलब वो पहचान भी नकली? हाँ, एक और दीवार खड़ी कर दी गई थी, लेकिन
उसी नंबर की जांच में एक ऐसी जानकारी हाथ लगी जिसने केस को पूरी तरह घुमा दिया। ऐसी क्या जानकारी थी? जब टीम ने उस नंबर की कॉल लोकेशन हिस्ट्री निकाली तो वो हैरान रह गए। रूही के फोन से मिस्टर आर को जो आखिरी कॉल की गई थी रात 11:30 बजे, हाँ, वो कॉल होटल स्काईलाइन ग्रैंड के अंदर से ही की गई थी, उसी बिल्डिंग से। क्या होटल के अंदर से? हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि रात 11:30 बजे जब वो कॉल हुई तब मिस्टर आर, या जिसे हम संदिग्ध मान रहे हैं, वो होटल के अंदर ही था। लगता तो यही है। शायद उसी कमरे में हो सकता है। पर कॉल क्यों की गई? क्या रूही ने की थी किसी दबाव में, या कातिल ने उसके फोन से खुद को ही कॉल किया? क्यों भला? कोई सिग्नल या ध्यान भटकाने की कोशिश? पता नहीं। और इस कॉल के ठीक 15 मिनट बाद 11:45 पर वो चीख सुनाई देती है। हाँ। ये 15 मिनट का गैप, क्या हुआ होगा इन 15 मिनटों में? ये कॉल, फिर चीख, ये टाइमलाइन तो बहुत अहम है। बिल्कुल, ये टाइमलाइन और कॉल का होटल के अंदर से होना, इसने जांच की दिशा ही बदल दी। शक गहरा गया कि कातिल कमरे में ही था जब कॉल हुई। इसके बाद केस किया फोरेंसिक टीम के पास। रूही की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। रिपोर्ट आई, वाइन की बोतल मिली थी, तो शायद जहर का शक रहा हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट ने साफ कर दिया, मौत जहर से नहीं हुई थी। मौत हुई थी गला दबाने से, स्ट्रैंगुलेशन। गला दबाने से? हाँ, और ऐसा लगा जैसे ये धीरे धीरे किया गया था, शायद तकिए से या किसी और चीज से। लेकिन फोरेंसिक टीम के लिए असली झटका अभी बाकी था। वो क्या? जब उन्होंने कमरे की बहुत बारीकी से जांच की, हर सतह देखी, दरवाजे का हैंडल, स्विच, टेबल, कुर्सी, वो वाइन की बोतल, ग्लास, मतलब हर वो जगह जहां उंगलियों के निशान मिलने चाहिए थे। हाँ। नतीजा ये था कि कमरे में रूही शर्मा के अलावा किसी और इंसान का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। एक भी नहीं? ये कैसे मुमकिन है? एक भी नहीं, जैसे कोई आया ही न हो या कोई अदृश्य व्यक्ति आया और चला गया। फिंगरप्रिंट्स का न मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है, भले ही नेगेटिव सुराग हो। हाँ। ये बताता है कि जो भी वहाँ था वो बहुत ज्यादा सावधान था। या तो उसने दस्ताने पहने थे, जो प्लानिंग दिखाता है। बिल्कुल। या फिर उसने जाने से पहले हर चीज साफ की जिसे छुआ था। ये सिर्फ सावधानी नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, या अनुभव। आमतौर पर क्राइम सीन पर, खासकर जहां हाथापाई हुई हो या तनाव हो, कोई ना कोई निशान तो छूट ही जाता है। यहां निशानों का पूरी तरह गायब होना ये उस शख्स के तरीके के बारे में बहुत कुछ कहता है। अब इसे सीसीटीवी वाली बात से जोड़िए। बाहर जाते कोई दिखा नहीं, अंदर कोई निशान छोड़े नहीं। ये पहेली तो और उलझ गई। तो फिर वो निकला कैसे? यही सवाल पुलिस को भी खाए जा रहा था। क्या कोई छुपा हुआ रास्ता था, वेंटिलेशन शाफ्ट, बालकनी से? ये सब मतलब अंदाजे ही थे। हाँ, सिर्फ थ्योरीज। और तभी जांच में एक और अजीब, लगभग यकीन न आने वाली कड़ी जुड़ती है। एक और? हाँ, जब पुलिस मिस्टर आर के उस फर्जी नंबर की आखिरी लोकेशन ट्रैक कर रही थी, तो पता चला कि मर्डर वाली रात वो फोन अचानक होटल की छत पर, रूफटॉप पर जाकर ऑफलाइन हो गया था। छत पर? रूफटॉप? हाँ, उसका आखिरी नेटवर्क सिग्नल छत से मिला और फिर फोन बंद, स्विच ऑफ। रूफटॉप? ये तो और भी चौंकाने वाला है। छत पर कैसे पहुंचा और फिर वहां से गायब? कई सवाल हैं। क्या छत पर कोई सर्विस दरवाजा था जिसका इस्तेमाल हुआ? क्या वो पास की किसी बिल्डिंग पर कूद गया? या ये भी हो सकता है कि फोन जानबूझकर छत पर फेंका गया हो, ताकि पुलिस को लगे कि वो छत से भागा है। हाँ बिल्कुल, जबकि भागा कहीं और से हो। या हो सकता है फोन वहीं गिर गया हो और वो किसी और रास्ते से निकला हो। और फिर वही सवाल, मिस्टर आर और राज, क्या ये एक ही आदमी थे जिसका फोन छत पर बंद हुआ? क्या उसी का नाम पन्नी पर था? कोई लिंक नहीं है इन दोनों के बीच, कोई सीधा लिंक नहीं। ये जानकारी तो जवाब कम, सवाल ज्यादा खड़े कर रही है। तो चलिए अब तक जो पता चला है उसे एक साथ रखते हैं। एक 5 स्टार होटल, बंद कमरा, अंदर हत्या, एक संदिग्ध मिस्टर आर कह लीजिए या राज, जो सीसीटीवी के हिसाब से अंदर तो गया पर बाहर नहीं निकला। ठीक। कमरे के अंदर विक्टिम के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं, जीरो फिंगरप्रिंट्स। मौत से ठीक 15 मिनट पहले विक्टिम के फोन से उसी संदिग्ध मिस्टर आर को कॉल होती है, और वो भी होटल के अंदर से कॉल। और आखिर में उस संदिग्ध का फोन होटल की छत पर जाकर बंद हो जाता है। ये सब इतना विरोधाभासी है, इतना अजीब है, इसे कैसे समझे?
इस ब्यौरे से क्या लगता है, क्या थ्योरी बन सकती है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहाँ सुराग कम और उलझने ज्यादा हैं। हाँ, हर जानकारी जैसे दूसरी को काट रही है या अधूरी है। इस पूरे मामले में ना सबूतों का ना होना ही सबसे बड़ा सबूत लग रहा है। मतलब ये कि बाहर जाने का फुटेज नहीं है, फिंगरप्रिंट्स नहीं है, असली पहचान नहीं है, ये सब इत्तेफाक नहीं लगता। ये एक डिजाइन लगता है। सोची समझी चाल। हाँ, एक सोची समझी योजना जिसका मकसद ही शायद कंफ्यूजन पैदा करना था। और वो खून वाली पन्नी पर लिखा राज नाम, हाँ, उसका क्या मतलब? क्या वो वाकई नाम था या सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए छोड़ा गया? हो सकता है किसी को फंसाने की कोशिश हो, या इसका कोई और ही कोड मतलब हो जो हम समझ ही नहीं पा रहे। जब सबूत इतनी प्लानिंग से मिटाए जाएं, तो शक होता है कि ये काम किसी ऐसे का है जो ये सब पहले भी कर चुका हो, कोई अनुभवी। तो ये थी रूही शर्मा की कहानी और होटल स्काईलाइन ग्रैंड के कमरा नंबर 407 का वो अनसुलझा रहस्य। जैसा कि हमें दिए गए ब्यौरे से पता चलता है, ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी ना मिलें। कुछ अधूरे सुराग हैं जो कहीं नहीं ले जाते, और एक पर्दा है जो इस केस पर आज तक पड़ा हुआ है। यकीनन मुंबई पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहा होगा। बिल्कुल। और आखिर में ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसा उस विवरण में भी इशारा है, कि ये राज, ये सिर्फ एक नाम था या कोई पहचान थी, या महज एक शब्द जो पीछे छूट गया। जब सबूत इतनी होशियारी से मिटा दिए जाएं या गुमराह करने वाले सुराख छोड़े जाएं, तो हमें सोचना चाहिए, क्या सबूतों की ये कमी, द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, क्या यही अपने आप में कातिल के बारे में कुछ नहीं बता रही? क्या बता रही है? उसकी सोच, उसकी प्लानिंग, उसकी क्षमता, शायद उसका आत्मविश्वास भी। कभी कभी जो दिखाई नहीं देता ना, वही सबसे बड़ी कहानी कह जाता है। ये केस शायद इसी बात की मिसाल है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई क्राइम वाकई परफेक्ट हो सकता है।